बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे सहयोगी मोइन इस वक्त प्रयागराज में हैं, तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं। एबीपी गंगा लगातार वो तमाम तथ्य, वो तमाम महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने लगातार मुसलसल रख रहा है। और उन 4 वकीलों के साथ इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी बैठे हुए हैं, उनसे वसीयत पर बात चल रही है। ब्रेक पर जाने से पहले वीरेश, एक सवाल जरूर मेरे जहन में आया और मुझे लगता है हम सबके जहन में है कि 3 वसीयतें की गई और जो दूसरी वसीयत थी 2011 की, उसमें आनंद गिरी का नाम था। फिर 2020 में जो आखिरी वसीयत की जाती है उसमें बलबीर गिरी का नाम है। तो क्या जब ये आखिरी वसीयत की जा रही थी और नाम बदला जा रहा था, यानी कि आनंद गिरी से बलबीर गिरी तक पहुंच रहे थे महंत नरेंद्र गिरी, तो ये क्यों वो कर रहे थे? इस बारे में इन वकील साहिबान की बात हुई? जी, इस वकील साहब से बात हुई। वकील साहब ने बताया कि जब नाम बदल रहा था तो उसका कारण ये था कि महंत जी ने इनसे कहा, वकील साहब से, कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लगा रहे हैं मठ के काम में, इसलिए अब हम बलबीर गिरी को उत्तराधिकार देंगे। जी बिल्कुल सही कहा। और आनंद गिरी के कार्य भी मठ के हित के खिलाफ जाए थे। संपत्ति को लेके वो खुद महंत जी से भी विवाद करने लगे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। और जो बलबीर गिरी की बात हो रही थी, वकील साहब ने कहा कि अगर कानून में है कि कोई पुत्र अपने पिता की हत्या करता है और दोषी पाया जाता है तो उसको भी अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति से, विरासत से हाथ धोना पड़ता है। क्यों? जी हाँ, यही कानून का यही कानून है कि अगर कोई अपराधी है मृतक का, तो उस अपराधी को मृतक की संपत्ति नहीं मिलती है। जी हाँ, मतलब जो सीबीआई की चार्जशीट तैयार होगी, सीबीआई जिस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करेगी, वो बलबीर गिरी के भविष्य को तय करेगी, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल बलबीर गिरी के भविष्य को तय क्या? अगर महंत जी के इस उत्पीड़न या उसके संबंध में कहीं कोई जानकारी किसी पे छींटे पड़ते हैं, अगर उसके संदेह के घेरे में कोई आता है और उसमें अगर बलबीर गिरी जी हैं तो वो संपत्ति से वंचित हो जाएंगे और अन्यथा वो वारिस रहेंगे। एक सवाल और है कि क्या जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, क्योंकि उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, तब तक वो कानूनी रूप में औपचारिक तौर पर उत्तराधिकारी माने जाएंगे या सीबीआई की चार्जशीट का इंतजार किया जाएगा? कानूनी उत्तराधिकारी तो वो 20 सितंबर 2021 को शाम 6 बजे के बाद से ही हो गए, जब महंत जी नहीं रहे। इस बात की तस्दीक हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई मृत्यु पर भी प्रभावी हो जाता है वसीयतनामा। जैसे आदमी मरता है, उसका वारिस और उसकी वसीयत के आधार पर वह तय हो जाता है, अधिकार उसको मिल जाता है। यानी जांच चलती रहे सीबीआई की, जैसा संतों ने तय किया। जांच रिपोर्ट आएगी, अगर जांच रिपोर्ट में कोई जो दोषी पाया जाएगा, जिस पर संदेह व्यक्त किया जाएगा, उसमें अगर इनका नाम होगा तो ये वंचित हो जाएंगे, अन्यथा ये जैसे हैं आज उत्तराधिकारी वैसे बने रहेंगे, उसमें अखाड़ों का दखल नहीं होगा। तो इसका मतलब तो हम माने कि जिस बात हम बाघंबरी मठ के उत्तराधिकार की बात हम कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कौन बनेगा, आनंद गिरी बनेंगे, बलबीर गिरी बनेंगे, अब तमाम पेच है, तो अब यानी बलबीर गिरी बन गए हैं। उन्हें नैतिक रूप से अभी किसी भी धन का कोई आहरण नहीं करना चाहिए, वो इंतजार करना चाहिए सीबीआई की जांच का। मतलब ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप महंत नरेंद्र गिरी के वकील हैं, आप बाघंबरी मठ के वकील हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बलबीर गिरी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये नैतिक रूप से उचित है, नैतिक मूल्यों के लिए उचित है कि बलबीर गिरी को चाहिए, अगर वो उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो एकदम निष्कपट है, तो उन्हें तब तक सीबीआई जांच तक इन सब चीजों का उत्तराधिकारी तो हैं। कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए और वित्तीय लेन, मतलब कुल मिला के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रहे वो, और वित्तीय लेन देन में मठ के किसी उसमें वो हस्तक्षेप न करे। अभी तब तक के लिए रोके रहे, सीबीआई जांच आ जाए, उसके बाद तो उत्तराधिकारी तो हैं ही, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वीरेश, यहाँ पर मृत वाला जो मामला है, दर्शक ये जानना चाहते हैं। वीरेश, स्थिति यह है कि आध्यात्मिक उत्तराधिकार पर तो संत ही सवाल उठा रहे हैं। आध्यात्मिक उत्तराधिकार की जो बात हो रही है या नैतिकता की जो बात हो रही है, उसी पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा है, उसी पर तो पंच परमेश्वर को निर्णय लेना है, उसी पर तो संत कह रहे हैं कि नहीं, इस पर बात होगी, हम बैठेंगे तब तय करेंगे। तो
लीगल जो स्टैंडिंग है वही सिर्फ एकमात्र यहां पर चीज है बलबीर गिरी के फेवर में। देखिए, लीगल स्टैंडिंग है बलबीर गिरी के पक्ष में, लेकिन जो संत हैं, समाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो बलबीर गिरी पर उठा रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे मामले में अगर किसी हो सकता है तीसरे व्यक्ति को, तो उसका नाम बलबीर गिरी है। जब फायदा हो रहा है तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो जो कानून है वो उनके पक्ष में है, बाकी आध्यात्मिक संत जितने लोग हैं वो तो पक्ष में लगते न रहे पक्ष में। कानूनी पक्ष तो उनका मजबूत है, इसीलिए तो मैंने कहा ना, नैतिक रूप उनका दायित्व बनता है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती वो अपने आध्यात्मिक शिष्य बने रहें और मठ का कोई भी आर्थिक लेन देन और इन सब चीज़ों से अपना बचाव करें। बाकी उसके बाद उत्तराधिकारी हैं, जांच रिपोर्ट के बाद जैसा चाहे वैसा करें, स्वामित्व तो है उनको। लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे, पंच परमेश्वर बैठेंगे। पहले ये कहा गया कि जिस दिन डेथ हुई उसके अगले दिन बैठेंगे, फिर ये कहा गया कि जब भू समाधि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके 2 घंटे के बाद बैठक होगी। स्वामी कैलाशानंद जी ने आपसे कहा था। फिर बताया गया कि नहीं, 25 को धूल रोड की रस्म होगी, उसके बाद बैठक करके उत्तराधिकार का फैसला लिया जाएगा। फिर अखाड़े की तरफ से ये बात बार बार क्यों कही जा रही है? गलत कही जा रही है। किसी अखाड़े को कोई अधिकार नहीं है, हर अधिकार नहीं है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर कानून का दायरा आ जाता है, फिर अखाड़ों का तो उनका अपना पर्सनल हो गया, बट कानून से ऊपर तो नहीं है। मृत्यु के समय से ही उनको अधिकार मिल चुका है वसीयत के आधार पर, और वो वसीयत के आधार पर इस मठ की संपत्ति के स्वामी हो चुके हैं। लेकिन जैसा बताया गया अभी कुछ देर पहले कि उनको नैतिक आधार पर किसी धन का आहरण करके कोई और कार्य नहीं, सामान्य गतिविधि उनको करते रहना चाहिए। यानी महंत के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर वो अपनी सामान्य जो पूजा पाठ, आध्यात्मिक क्रियाकलाप है वो करते रहें, और पैसे का लेन देन वो न करें। ये नैतिकता का सवाल है, ये कानूनन सवाल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है मिश्रा जी। जी, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा करना कि आय व्यय का संचालन करें, ये सब करें, इधर उधर का काम करें, सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महंत बने रहें। ये तो नैतिकता की बात हुई ना मोइन। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे कि बलबीर गिरी के उत्तराधिकार पर विवाद, बलबीर गिरी की कुर्सी खतरे में फंसी, तो इसका मतलब कि कोई विवाद ही नहीं है कानूनी रूप से। तो वो महंत जी की मौत के बाद जो है वो उत्तराधिकारी हो चुके हैं, फिर उस पर कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। 300 साल की जो परंपरा है, ये मठ 300 साल का है, तो 300 साल की परंपरा में ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है, पहली बार ऐसा धर्म संकट हुआ है कि जो उत्तराधिकार को लेकर संत समाज कुछ बात कर रहा है, वसीयत कुछ बात कर रही है, लेकिन 300 साल में तो ये पहली बार हुआ है। लेकिन कानूनन तो ऋषि जी से एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर बलबीर गिरी कानूनी तौर पर 20 सितंबर को ही उत्तराधिकारी हो चुके हैं, फिर वो सामने क्यों आते हैं? फिर वो मीडिया के सामने, एबीपी गंगा के सामने क्यों ये बयान देते हैं कि जो पंच परमेश्वर तय करेंगे वही हमको मान्य होगा? क्यों ऋषि जी बताइए। इसी दबाव में कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर फोर्स काम कर रही है, जो उनको अधिकार मिला हुआ है। अगर वकील साहब को पता है तो जिस व्यक्ति को, यानी बलबीर गिरी को वसीयत और ये साम्राज्य मिलना था, उसको भी तो ये सामान्य सी बात पता होगी ना कि अगर वसीयत जिसके फेवर में हुई है उसको खुद नहीं पता रहता कि मेरे फेवर में हुई है। ये तो हम लोग बताते हैं या मठ के जो अन्य लोग कार्यकर्ता है वो बताते हैं। बलबीर गिरी जी का गोपनीय रहती है ये कागजात। तो अब अगर बलबीर गिरी जी चाहे तो हमसे जानकारी लेकर के वो कर सकते हैं। एक सवाल और मेरे मन में है कि 4 जून 2020 को प्रयागराज की जिला कचहरी में जिस वक्त आप लोग वसीयत तैयार करा रहे थे, आपने वसीयत तैयार कराई, मान सिंह जी उस केस में गवाह थे, 2 लोग और मौजूद थे, एस द्विवेदी साहब, संजय मिश्रा साहब। तो क्या उस दिन वहां पर बलबीर गिरी भी मौजूद थे? क्या उन्हें इस बात की जानकारी आप लोगों ने औपचारिक तौर पे दी? क्या कुछ था, क्या उन तक जानकारी ना? उस जिस दिन वसीयत हुई या उसके पहले या उसके बाद कभी बलबीर गिरी जी जिला न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं उपस्थित हुए। आज तक बलबीर गिरी, सामान्य हमारी मुलाकात हो सकती हुई हो कभी गुरु जी के साथ, महंत जी के साथ, लेकिन वैसे मेरे पास न कभी आए न मुझे उन्होंने फोन किया। क्या आप लोगों ने उनको कोई इसकी कॉपी भेजी, कोई जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं दी। वो सब उनको मठ से ही जानकारी मिलेगी। अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम जरूर जानकारी देंगे।
अभी तक उन्होंने संपर्क किया अभी कोई संपर्क नहीं, कोई उत्सुकता बताई, कोई किस तरह की बात? कोई संपर्क, कोई अखाड़ा परिषद की तरफ से कोई आपसे संपर्क? कोई हमसे संपर्क नहीं किया। हमसे क्यों करें? मान लेते हैं कि बलबीर गिरी को इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था, उन्हें नियम नहीं पता है, उन्हें कानून नहीं पता है। वो इसलिए भी नहीं पता होगा कि वो वकील नहीं है, वो तो संत हैं, सन्यासी हैं। तो क्या मठ का वकील होने के नाते आप नैतिकता पर अमल करते हुए बलबीर गिरी तक ये संदेश पहुंचाएंगे, उन्हें वसीयत की कॉपी देंगे? क्या आप कुछ जानकारी देंगे उनसे? आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वो तो यहाँ रहते नहीं थे, वो तो हरिद्वार में रहते थे, उन्हें शायद आपके बारे में जानकारी भी ना हो। तो क्या आपकी तरफ से, मान सिंह जी की तरफ से, जो द्विवेदी जी हैं, जो मिश्रा जी हैं, ये लोग कोई पहल करेंगे क्या? ऐसा है कि हम, चूंकि उसी दिन महंत जी के सुनकर की घटना में थोड़ा अचानक से निकला, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में चोट आ गई और मैं ऑन बेड हो गया। मैं जैसे ही कोई ये सारी चीज़ें मेरी स्वस्थ होता हूँ, मैं बलबीर गिरी के तक ये सूचना जरूर भिजवाऊंगा कि आप उसके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और ये कागजात हैं। देखिए मोइन, जब ये सूचना मिली, दुखद सूचना मिली, तो वकील साहब घर से मठ ही जा रहे थे और ये बताने ही जा रहे थे कि भाई ये चीज़ें हैं, वसीयतनामा है, पूरा इस तरह का मामला है, आखिर हो क्या गया, इन सारी पहलुओं पर वो प्रकाश डालते। लेकिन दुर्भाग्य से अपने गुरुजी और जो महंत हैं उनकी जैसी दशा हुई, उसी समय आप पैर को मैं चाहता हूँ कि दिखाएं, और इस तरह से ये बड़ा ही विकट एक्सीडेंट हो गया। और आप देखिए कि ये जो पैर है पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक प्लास्टर है, और ऋषि जी हम लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा इसे ढक लें आप। तो इस महंत जी से के निधन की जब सूचना मिली, पहले तो निधन की ही सूचना आपको मिली होगी, फिर आप जा रहे थे, बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर पे वो मठ है, आखिर आपके साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया? इसके पीछे तो कोई घटनाक्रम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चूंकि इतना बदहवास था सूचना सुन करके, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जो बताया जा रहा था कि वो आत्महत्या, जो प्राणी 500 लोगों को, 500 से अधिक लोगों को रोज खाना खिलाता हो, हजारों आदमी उसके दान दक्षिणा पर जीवित हो, और इतना सुंदर व्यवहार, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो आत्महत्या? मोइन की साथ ही लगा कि सारा वसीयत और ये 200 करोड़ का जो पूरा मामला जो यहाँ पड़ा हुआ है, वकील साहब को ही जानकारी थी। एक इत्तेफाक था। नहीं, हमारा सिर्फ आपकी जो उत्सुकता है, लगा कि कहीं कोई साजिशन इनको भी चढ़ तो नहीं गया? मतलब बस यही जानना चाहते थे कि ये सामान्य दुर्घटना थी, हो सकता है कि ये उनके वकील थे, करीबी थे, उस दिन में महंत जी ने इनसे बात की थी, और उसके बाद बात की थी जो अब तक एसआईटी ने ये तथ्य जुटाए हैं, जो वहां पर मौजूद गवाहों ने बताए हैं कि महंत जी ने 12:20 पर वो दरवाजा, जो इसे हैंगिंग रूम कहा जा रहा है, उसे अंदर से बंद कर लिया था। और वकील साहब का यह दावा है कि दिन में तकरीबन 1 बजे के आसपास किसी नए नंबर से उन्होंने फोन किया था, तो इनसे फोन भी किया था। तो मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी थी कि ये जिज्ञासा नहीं है, ये हमारी भी जिज्ञासा है, और सीबीआई नहीं मोइन, सीबीआई की भी जिज्ञासा होगी। ये मुख्य वकील हैं महंत नरेंद्र गिरी के, तो ऐसे में जो इनके साथ हुआ है, तो सीबीआई ये भी जांचेगी कि आखिर उसी समय ऐसे कैसे हो गया। लेकिन ये तो ये बताएंगे ना कि ये ऐसे हुआ? नहीं, वो सामान्य उस समय मेरी मानसिक हालत जो है इतनी विचलित थी कि मैं बहुत हड़बड़ाहट में निकला, और कहीं किसी के कोई साजिश नहीं, ये इत्तेफाक था कि मेरी बुलेट पलट गई। कैसे पलट गई? कुछ कुत्ते सामने लड़ रहे थे, वो आ गए एकाएक बुलेट के सामने, और मेरा बैलेंस नहीं बना, मैं गिर गया और चोट लगी। क्या बात हुई आखिरी बार इनकी वीरेश वकील साहब से? क्या बात हुई? अब चाहे जो महंत नरेंद्र गिरी ने क्या बात की, और आखिरी बात क्या हुई आपकी? हमारी आखिरी बात बस मिलना है, उसके बाद से महंत जी का हमारा कोई वार्ता नहीं। थोड़ा जब आखिरी वार्ता हुई, नहीं, किसी अननोन नंबर से फोन आया। मैं कोर्ट में था, मैंने कोर्ट से निकल करके फोन उठाया, तो महंत जी ने आवाज़ से मैंने पहचाना, कहा मैं मिलना है वकील साहब, तो हमने कहा हम कोर्ट में हैं, कहना हम बताते हैं। 3 शब्द सिर्फ हमारी वार्ता है, उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। तो कहा जा रहा है 12:20 पे फोन स्विच ऑफ कर। भाई मैं टाइमिंग मेरी फिक्स नहीं है, मुझे 12:30 से, क्योंकि मैं उसी समय कोर्ट में, मैं 12 बजे गया था, उसके बाद किसी भी समय फोन आया, मैंने घड़ी नहीं देखी। वीरेश जी
सवाल ये उठता है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी ने जब कमरा बंद कर लिया, उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे लटकना ही है, मुझे जान देनी ही है, उससे ठीक पहले मतलब हैंगिंग रूम में जाने के बाद उन्हें अपने वकील साहब का ख्याल आता है, उन्होंने एक अनजान नंबर से इनसे बातचीत भी की, तो क्या कुछ चल रहा होगा उनके मन में? ये हमारे मन में भी सवाल है, आपके मन में सवाल है कि आखिर वो क्या बातचीत करना चाह रहे थे, किस विषय पे बातचीत करना चाह रहे थे, कहीं वसीयत में फेरबदल तो नहीं करना चाह रहे थे? ये भी तो सवाल है। या आप देखिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति किसी संत से बात करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई वसीयत से संबंधित नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो सीधे हमारे चैम्बर आ जाते, वो अक्सर आया करते थे, कोई ऐसा नहीं कि बिना बताए नहीं आ सकते थे। वीरेश, एक प्रश्न जरूर करें, बुला सकते क्योंकि भू संपत्ति उन्होंने फोन किया तो हड़बड़ा रहे थे क्या? नहीं, बस उनकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं थी, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं थी। मिलना है। देखिए राजेंद्र, एक बड़ी खबर दे रहे हैं वकील साहब। बिल्कुल। खबर ये दे रहे थे, स्पष्ट बोलने वाले, बहुत क्लियर बोलने वाले, बुलंद आवाज में बोलने वाले महंत नरेंद्र गिरी ने जब आखिरी बार फोन किया तो अस्पष्ट थे, हड़बड़ाहट में थे, बिल्कुल घबराहट में थे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और वही 3 सेकंड की लगभग वार्ता हुई। हाँ, लगभग ऐसे ही है, 3 सेकंड। उन्होंने पूछा मिलना है, मैंने कहा कोर्ट में है, कहें बताते हैं, बस। सवाल ये उठता है वीरेश जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अभी तक आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, अब मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि आखिर उस वक्त नरेंद्र गिरी जी के मन में क्या कुछ कौंध रहा होगा, किस मनोस्थिति में वो रहे होंगे और क्यों मिलना चाह रहे होंगे, क्या बात करना चाह रहे होंगे। निश्चित तौर पे हम लोग सिर्फ संभावना ही जता सकते हैं, आकलन ही कर सकते हैं। आपसे भी कर लेते हो, जो इतना बड़ा पैनल हमारे साथ बैठा हुआ है, उस वसीयतनामे से जुड़े हुए सारे वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सिर्फ संभावना ही रहेंगी, लेकिन क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, सवाल तो ये है कि बहुत बुलंद थे, और वकील से क्यों फोन करेंगे भाई? वकील से आखिरी समय में जब 13 तारीख को उन्होंने सुसाइड नोट लिखा 2 पेज का, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम सुसाइड कर पाएंगे, जबकि 13 तारीख में उन्होंने लिखा है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, लेकिन 2 पेज लिखने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। 18 तारीख को वो नायलॉन की रस्सी मंगाते हैं, 19 तारीख को वो वीडियो बनाना सीखते हैं कि जब मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो वीडियो बनाऊंगा, और 20 तारीख को उन्होंने तय कर लिया कि अब मरना ही है, अब जान दे ही देना है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो 13 को मर गए होते, ऐसा जैसा तथाकथित रूप से देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर उन्होंने 20 तारीख को ऐसे तय कर लिया और 12:20 पे सब शिष्य कह रहे हैं कि वो कमरे में चले गए, फोन स्विच ऑफ कह, उन्होंने बोला कि मैं स्विच ऑफ करने जा रहा हूं, और स्विच ऑफ करके वकील साहब कह रहे हैं कि 12-12:15 बजे तो मैं अदालत में ही गया। उसके बाद उनका फोन आया, हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटे बाद फोन आया, यानी फोन ऑन था। तो वकील से बात करने का क्या मतलब है? और इस परिस्थिति में तो बात वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, एक सवाल खड़ा होता है कि वकील से वसीयत के बारे में ही तो बात होगी, या और क्या बात हो सकती है? नहीं, और हालचाल के लिए उस मना स्थिति नहीं, उस हालचाल नहीं, उनके एक नहीं, मेरे पास कई मुकदमे थे, एक नहीं। अरे साहब, इस मना स्थिति में जब वो 12:20 में अंदर जाते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम कौशाम्बी चले जाओ और तुम इस दरवाजे से दूर चले जाओ, कौशाम्बी जाकर खेत दिखाओ, अपने गार्ड को छुट्टी दे देते हैं और आसपास के जितने उनके सिक्योरिटी थे उन्हें दूर कर देते हैं। ये सवाल है, बिल्कुल विदेशी प्रश्न है, और इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि आखिरी बात क्या हुई, लेकिन 3 शब्दों की बात कह रहे हैं और चंद सेकंड्स की बात कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है महन जी। भाई मैं तो कह रहा हूं कि वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। बाकी जो चीज है वो जांच होगी, और महंत जी का बात करना हमसे अच्छा, एक बड़ी राजेंद्र अभी काटिएगा नहीं, एक बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं। और वकील साहब से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, अभी मेरे दिमाग में कौंधा है, वो बहुत बड़ी बात कह रहे थे, इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि अब तक ये बात किसी ने कही नहीं, देखा सबने है। वकील साहब, जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आपने कहा था कि चूंकि आप वकील हैं, क्राइम सीन सारा जानते हैं, तो हैंगिंग करने के बाद पता नहीं, यहाँ भाई मैं नहीं जानता, हैंगिंग करने के बाद यहाँ कोई हड्डी होती है जो यहाँ गड़ती है, गड़ने के बाद चूंकि दिमाग सुन्न हो जाता है तो आंख बाहर निकल आती है। वीडियो देखिए, वीडियो में आंख बाहर नहीं है। अब ये सब
जो एबीपी गंगा ने कल 1 मिनट 45 सेकंड का घटना स्थल का सबसे पहला और इकलौता वीडियो दिखाया, आपने हमारे चैनल पर देखा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में संदेह क्यों पैदा हो रहा है? जो बात अभी आप बता रहे थे वो बता दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे, और बाकी जो वीडियो में दिख रहा है उसमें हमें कहीं से भी आत्महत्या के जो नाम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। इससे मुझे संदेह हुआ, बाकी जांच कर रही सीबीआई। देखिए द्विवेदी जी, मैं जब आपकी बात को सुन के कि क्या प्रोसेस होती है और क्या नहीं होता है, इस तरह से उत्साहित रहा और समझने और जिज्ञासा मेरी बढ़ी, तो दर्शक भी इस जिज्ञासु हैं कि किस रूप में होता है। चूंकि आप वकील हैं, हाँ, उस सवाल किस रूप में? नहीं भाई, जो एज अ वकील, एज अ मैंने जो सारी चीजें देखा है, या अभी तक वो हड्डी वाला कैसे बात कर रहे थे कि वो हमारे ये गले के पीछे हमारे जो है एक गोल होता है, इसके एक यूं हड्डी बनी रहती है, जो कि अगर कोई फांसी लगाता है तो ये हड्डी निकल के ये घुस जाती है इसमें, जो हमारे दिमाग बुद्धि को छेद कर देती है। उससे हमारे नजदीक कहाँ होती है जरा बताइए। ये एकदम पीठ के इस तरफ जो गोल खाली दिखता है, और वो अगर हम ऐसे घूम जाएं और ये हमारे कैमरामैन दिखाएं, हाँ, तो आप मुझे बताइए जरा। ये यहाँ पे जो है एक मिनट, ये इस तरह का गोल दिखता है होल, ये होल के ठीक पीछे ऐसे ही बना रहता है। आप मेरे पीछे हाथ रख के बताते रहिए। ये गोल है, ये होल बना रहेगा। जब कोई फांसी लगाएगा तो ये होल में ये घुस जाएगी, और घुस के यहाँ निकल जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? गले में, और उसके बाद क्या होगा जब घुस जाएगी? तो घुस जाएगी तो उसके बाद आँख, अब मुंह खुल जाएगा। लेकिन नरेंद्र गिरी जी के तो ना आँख खुले हैं ना मुंह खुले। अब ये तो जांच का विषय है भाई, हम कोई जांच करता नहीं है। दूसरा, अगर गले में जो गोलाई की जिस तरह की उनका है वो गोला है, अगर गोला है तो भाई जो भी फांसी लगती है वो यू शेप में चली जाती है ऊपर की तरफ। वीरेश, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। अगर दबाव पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट्स आपने ही बताई हैं। वकील साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, 5 डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम किया है। वीरेश, हड्डी टूटी होगी तो वो आत्महत्या से नहीं आती। ये विषय पोस्टमार्टम के ये बताइए कि 5 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कर दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई, हैंगिंग की बात आ गई कि हैंगिंग में सारी बात आ गई कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हैंगिंग से, दम घुटने से उनकी जान गई। तो भाई डॉक्टर जो डॉक्टर रिपोर्ट दिए हो सकता है सही हो, मैंने अभी कोई रिपोर्ट देखी नहीं है। मैंने एक संदेह व्यक्त किया, बाकी वो कुछ नहीं। बहुत टेक्निकली बात आप कर रहे हैं। हाँ, टेक्निकली, क्योंकि जो हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं वो ठीक है। वीरेश, आ गई बात, बाकी हम आ गई बात। आपने एक महत्वपूर्ण बात की, ठीक है। संदेह का आधार भी वकील साहब का हमने सुना है, अभी देखा है हमने अभी, और बहुत विस्तार में उन्होंने बताया अपना संदेह कि क्या पोजीशन होती है हड्डी की और क्या हो सकता है अगर कोई फांसी लगाता है तो। और उनका संदेह है अपनी जगह, बावजूद इसके कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत